बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम फ़इन्नमल उसरि युस्रा इन्नमल उसरि युस्रा। अल्लाह ताला हमें फरमाते हैं कि जब भी हम बात किया करें तो सीधी किया करें। अल्लाह ताला हमारे कामों की इस्लाह फरमा देंगे। इस्लाह से मुराद ये है कि जो सही मायनों में होना चाहिए वो होगा, जिसके अंदर बरकत हो। और फिर अल्लाह ताला हमें ये भी कहते हैं कि हर तंगी के बाद आसानी है, मेहनत करोगे तो उसके बाद मैं तुम्हें आसानी कर। ये दुनिया का मॉडल है, ये अल्लाह ने हमसे वादा किया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की हिम्मत अता करे। हमारा एक क्वेश्चन है जी, कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन है सेल्स टैक्स का, जिसके अंदर बहुत सारी एडजस्टमेंट्स को इनकॉर्पोरेट किया गया है। इस क्वेश्चन की उम्मीद नहीं है कि इतना लंबा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, लेकिन इसको करवाने का मकसद ये है ताकि एक अच्छी चीजों की दोबारा रिवीजन हो जाए कि एग्जाम में होना क्या है। इस क्वेश्चन की टिपिकल रिक्वायरमेंट हमारी वही है कि कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। सेल्स टैक्स का ये क्वेश्चन है, और सेल्स टैक्स में हमने जो पहली चीज देखनी होती है वो देखनी होती है एग्जाम के अंदर हमारी जो सप्लाईज है, कि सप्लाईज की पोजीशन क्या है। अगर सप्लाईज डाइवर्सिफाइड है, उनका बिहेवियर डिफरेंट है, उसके अंदर आपके पास एग्जाम में नॉर्मल भी हैं, जो नॉर्मल सप्लाईज हैं, उसके अंदर आपके पास जो है वो सप्लाईज भी मौजूद हैं जो जीरो रेटेड है, क्लियर और एग्जेम्प्ट है, या किसी कॉम्बिनेशन में आपके पास है नॉर्मल और जीरो रेटेड है, जीरो रेटेड और एग्जेम्प्ट है, जीरो रेटेड और एग्जेम्प्ट, या किसी कॉम्बिनेशन में है। तो एग्जाम में अगली चीज देखनी पड़ती है कि क्या हमें इन अलग हर एक के अलग अलग एक्सपेंसेस गिवन है या नहीं है। तो अगर इनके एक्सपेंसेस हमें एग्जाम में अलग अलग गिवन नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, वो तमाम एक्सपेंसेस जो एग्जाम में गिवन होंगे वो इनकी सेल के अकॉर्डिंगली इनमें अपोर्शन कर देंगे। ऐसा भी पॉसिबल है कि आपको वो तीन तरह की एग्जाम में सप्लाईज दे, यानी आपके एग्जाम में नॉर्मल भी है, जीरो रेटेड भी है और एग्जेम्प्ट भी है, और कुछ आपको एक्सपेंसेस ऐसे दे जो इन तीनों में कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। और ये पॉसिबल है कि आपको कोई और एक्सपेंसेस जैसे कोई रॉ मटेरियल है स्पेसिफाइड किस्म का, वो कहे जी ये सिर्फ जीरो रेटेड में इस्तेमाल होते हैं। हो सकता है कोई आपको ऐसा रॉ मटेरियल दे वो कहेगा जी ये सिर्फ नॉर्मल में है, कुछ आपको रॉ मटेरियल दे वो कहे जी ये सिर्फ नॉर्मल और जीरो रेटेड में यूज होते हैं, एग्जाम्प्ट में यूज नहीं होते, किसी भी कॉम्बिनेशन में दे सकता है। तो अगर हमें एक्सपेंसेस का कुछ पता नहीं तो सब में पोर्शन कर देंगे, और अगर एक्सपेंसेस का बताएगा जो जहां जहां इस्तेमाल हो रहे हैं फिर आप उसी के अकॉर्डिंगली उन एक्सपेंसेस को क्या करोगे, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। मिसाल के तौर के ऊपर अगर हमारी नॉर्मल सेल हो, सप्लाई वैल्यू ये 100 है, ये 50 और ये 50, टोटल कितनी हो गई 200। कुछ हमारे एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो उसका कुछ नहीं बताया हुआ, लेट्स सपोज के वो हमारे 20 है, तो कुछ नहीं हमें बता रहा एग्जामिनर, तो क्या करेंगे, इनको सब में डिवाइड करेंगे। उसका तरीकेकार क्या है कि आपकी जो इसकी सप्लाई वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल सप्लाई, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय दिस, ये अमाउंट होगी। तो इसमें अगर आप देखें तो इसका 10 इधर चला जाएगा, 5 और 5, इसी तरह ये तरीकेकार होगा। अगर आपको कहा जाए कि जनाब हमारे पास एक रॉ मटेरियल है और उसका जो इनपुट टैक्स है वो भी 20 है, लेकिन वो यूज हुआ किसमें, नॉर्मल में और जीरो रेटेड में इस्तेमाल हुआ, तो फिर इस 20 को किसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 100 और 50 में, फिर 200, क्योंकि यहाँ पर तो इस्तेमाल नहीं हो रहा, यहाँ तो इसने आना नहीं है, इन दोनों में इस्तेमाल हो रहा है। समझ आ रही है ना। अच्छा, अब इसको क्या करेंगे, 150 हो गया ना इसका आंसर,
तो अब इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? 100 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 20, और यहाँ पर 50 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 20, क्योंकि ये 150 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होने हैं। तो क्या आंसर आएगा इसका? यहाँ मेरा ख्याल 15 आ जाएगा और यहाँ 5 नहीं, ये देखिए 13.33 और यहाँ पर 6.7 आ जाएगा। समझ आ रही है ना? अच्छा, इसी तरह अगर वो ये आपको कहे कि जनाब एक ऐसा रॉ मटेरियल है जो सिर्फ हम एक्सपोर्ट में यूज करते हैं, तो वो कहाँ चला जाएगा? सिर्फ इधर, ना इधर आएगा ना इधर आएगा। वो ये एग्जाम्प्ट है बेटा, ये जीरो रेटेड है, ये एग्जाम्प्ट गुड्स हैं, ये जीरो रेटेड है। ठीक है। अगर आपको वो ऐसा कहे कि जनाब एक रॉ मटेरियल ऐसा भी है जो मेरे पास सिर्फ जीरो रेटेड और एग्जाम्प्ट में यूज हुआ, नॉर्मल में यूज नहीं हुआ, तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस में होगी? ये 100 में होगी। तो इसका आप क्या करेंगे? 10 इधर और 10 इधर डाल देंगे। अच्छा, अगर यही सारा डेटा हो तो आपका ये जो है हमारे पास टोटल 10 और 13, ये हमारे जो है वो आउटपुट में से माइनस होंगे, ये आ जाएगा 23.33। ये हमारे न्यूमेरिकल के अंदर चले जाएंगे नॉर्मल में। ये जो हमारे पास 5, 6, 20, 30, तो कितना हो गया ये? 20, 30, 32.7, 41 ये आपका रिफंड हो जाएगा, ये सारे का सारा, और ये सारा जाया हो जाएगा इस तरह से। तो ऐसा पॉसिबल है कि आपको क्वेश्चन के अंदर ये चीजें इस तरह से गिवन हो, तो आपने इस तरह से उसको कैलकुलेट करना है। समझ आ गई मेरी बात की? क्या बोल? तो वो लॉस हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि क्या ऐसा एग्जाम में पॉसिबल है कि मेरी सेल जो है वो 100 है और उसके एक्सपेंसेस जो हैं वो 200 है, तो फिर क्या होगा? तो ऐसा पॉसिबल है, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। आपने लेट्स सपोज कि आपने 1 लाख यूनिट्स जो है वो परचेज किए हैं, 1 लाख यूनिट्स आपने परचेज किए हैं, तो आपकी लेट्स सपोज कि आपकी जो परचेज है वो कितने की है? 1 लाख की। इस महीने में बिके सिर्फ आपके 10,000 है, तो ये तो नॉर्मल सिचुएशन हो सकती है, इसमें कोई मसला नहीं है। उसमें क्या होगा कि आप इसका आउटपुट दोगे 17%, 17,000, ठीक है, 17,000 1700 आ गया, और इसका 17,000 और 90% ऑफ 1700, क्या आंसर आएगा? 1530। तो 1530 आप माइनस कर देंगे और 170 आपकी टैक्स पेएबल आ जाएगा, और आपका 17,000 माइनस 1530, ये जो आंसर है कितना आएगा? ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। हाँ? नहीं बेटा, मैंने पोर्शन की बात नहीं की, आपने सवाल आपका ये था कि सर ये पॉसिबल है कि आपकी जो सप्लाईज हैं और उसमें जो आउटपुट इनपुट है उसका उससे बढ़ जाए, तो फिर क्या होगा? ये अमाउंट जो मैंने 1 लाख रुपया कैलकुलेट की है, अगर डायरेक्ट भी आ जाए तो यही ट्रीटमेंट होगा, और अगर आपकी ये वर्किंग टू से आ जाए, कैलकुलेट होके आ जाए, फिर भी यही ट्रीटमेंट होगा, उसमें कोई फर्क नहीं है। ये डायरेक्ट वर्किंग से थ्रू भी आ सकती है और डायरेक्ट भी अमाउंट आ सकती है, उसमें तो कोई इशू नहीं है। तो इसमें वो एक्सपेंसेस ही होते हैं, वो आपका रॉ मटेरियल आपकी परचेजेज ही होती है ना, तो उसको हम एक्सपेंस ही गिनते हैं। एक्सपेंसेस को भी पोर्शन करते हैं। आप सबसे पहले जो भी एक्सपेंसेस होते हैं सबको पोर्शन करते हैं।
आपका रॉ मटेरियल हो, रॉ मटेरियल परचेजेस वो भी एक्सपेंस है, बिजली का बिल वो भी एक्सपेंस है, सैलरी के ऊपर सेल्स टैक्स है ही नहीं, वेजेस के ऊपर भी सेल्स टैक्स नहीं है, डिप्रिसिएशन वैसे ही कोई कमोडिटी की डेफिनेशन में नहीं आती, लैंड और बिल्डिंग भी जो है वो इसके अंदर नहीं आती, वो उसके ऊपर आप टैक्स देते ही नहीं है, उसके रॉ मटेरियल पे आप देते हैं, सीमेंट उसका जो है वो आप आयरन वगैरह जो परचेज करते हैं उसके ऊपर, ठीक है। एक्सपेंसेस से मुराद आपके वो कॉस्ट ऑफ सेल भी और बाकी एक्सपेंसेस भी इसमें शामिल हो। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास क्वेश्चन है जी, मुकमुका एसोसिएट एंड एओपी इज रजिस्टर्ड अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट एंड इज रजिस्टर्ड अंडर द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड। अगर ये मैन्युफैक्चरर है तो इसकी ड्राइंग्स को हम कंसीडर करेंगे, इसकी ड्राइंग्स को कंसीडर करेंगे। फॉर द मंथ ऑफ फेब 2000x6 सप्लाईज हैं जी, एक्सपोर्ट ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू सोमालिया, ये आपकी क्या हो गई, जीरो रेटेड। एक्सपोर्ट ऑफ एग्जेम्प्ट गुड्स टू नाइजेरिया, ये आपकी जीरो रेटेड है, लेकिन इसके अगेंस्ट आपको रिफंड होने के चांसेस नहीं है। अब देखें यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये जो एग्जेम्प्ट गुड्स हमने नाइजेरिया को सप्लाई की हैं, क्या ये हमने खुद बनाई है, क्या हमने ये खुद बनाई है या ट्रेडिंग की है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर तो इन एग्जेम्प्ट गुड्स को हमने मैन्युफैक्चर किया हुआ है तो हम इनको क्या बोलेंगे, जीरो रेटेड कहेंगे। क्या कहेंगे, जीरो रेटेड कहेंगे, क्योंकि मैंने इन गुड्स के ऊपर सेल्स टैक्स दिया हुआ है। यानी ये जो गुड्स मैंने बेची हैं, एग्जेम्प्ट गुड जो है, ये पाकिस्तान में एग्जेम्प्ट थी, लेकिन जब एक्सपोर्ट होंगी तो फिर इनको एग्जेम्प्ट नहीं कहा जाएगा, जीरो रेटेड कहा जाएगा। समझ आ रही है? तो ये जो एग्जेम्प्ट गुड्स की अगर ट्रेडिंग की है तो फिर इसका, चूंकि मैंने जब खरीदी थी, जैसे कुरान पाक है, मैंने परचेज किया तो उस पर मैंने कोई टैक्स नहीं दिया क्योंकि एग्जेम्प्ट थी, तो जब मैं एक्सपोर्ट करूंगा तो वो क्या बन गए, जीरो रेटेड। तो जो मैंने टैक्स दिया ही नहीं तो उसको मैं माइनस भी नहीं करवा सकता। देखिए, रिफंड तो वो चीज होगी जो मैंने पे की है, अगर कोई चीज मैंने पे ही नहीं की तो उसका रिफंड क्या होगा, कुछ भी नहीं। समझ आ गई ना? तो अगर मैंने कोई चीज परचेज की है जो टैक्सेबल थी, उसका रॉ मटेरियल, मैंने उसके ऊपर टैक्स दे दिया, लेट्स सपोज के 100 रुपया, और मैंने पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर दी, बनी एग्जेम्प्ट गुड्स है लेकिन एक्सपोर्ट कर दी, ये 100 रुपीज मेरे रिफंड हो जाएंगे। समझ आ रही है? जैसे पेपर की एग्जांपल लें कि मैंने कागज खरीदा, वो टैक्सेबल था, मैंने 100 रुपीज टैक्स दे दिया। अगर इस कुरान मैंने इससे बना लिया, किताब बना दी, बुक बना दी, अगर बुक मैं पाकिस्तान में सेल करूंगा तो ये तो एग्जेम्प्ट है, तो मेरा ये 100 रुपीज जाया हो जाएंगे। अगर यही किताब मैं पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर दूंगा तो फिर ये 100 मेरा रिफंड हो जाएगा, क्योंकि अब ये जीरो रेटेड बन गई। अच्छा, अब अगर मैंने खरीदी ही बुक है, मैंने खरीदी ही, इसको किताब को मैं पाकिस्तान में सेल कर दूं तो ये फिर भी एग्जेम्प्ट है, और अगर इसको मैं एक्सपोर्ट कर दूं तो फिर भी इसका मुझे कोई रिफंड नहीं मिलना, क्योंकि मैंने इस किताब को खरीदते हुए कुछ दिया ही नहीं है। रिफंड का कॉन्सेप्ट तो तब आएगा कि मैंने उसके रॉ मटेरियल पे कुछ पेमेंट की हुई है। बात समझ आ रही है ना? तो इसलिए हमें ये देखना पड़ता है एग्जाम के अंदर, अगर कुछ नहीं पता तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी कोई अजम्पशन लेना पड़ेगी कि मैं इसको क्या अज्यूम करूं। फिलहाल इसके अंदर जो बात हमें मिल रही है वो है एक्सपोर्ट ऑफ एग्जेम्प्ट गुड्स टू नाइजेरिया। ऊपर बताया गया है कि ये मैन्युफैक्चरर है। क्या है? मैन्युफैक्चरर है, तो नजर ऐसे ही आ रहा है कि जैसे इसका रॉ मटेरियल टैक्सेबल है। हम देखेंगे इसके क्वेश्चन में परचेजेस में क्या इसकी अलग से परचेजेस गिवन है या नहीं। स्पेसिफिकली बताया गया है कि जो सोमालिया को हमने, नाइजेरिया को जो चीजें एक्सपोर्ट की हैं वो इतने की परचेज की हैं। अगर नहीं पता तो नॉर्मल क्वेश्चन का हिस्सा होनी चाहिए। अंडरस्टैंड? तो ये एक चीज आ गई बेटा, नहीं वो बिल्कुल डिफरेंट चीज है जो आप बात करने लगे, ये इसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये बिल्कुल सिंपल है कि हमने जो चीजें, इसका पार्शल के साथ वो और चीज है जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर हमने 1 महीने में पेमेंट की तो वो चीजें टैक्सेबल थी, जब डिलीवरी हुई तो वो एग्जेम्प्ट हो गई, या जब हमने पेमेंट की तो एग्जेम्प्ट थी, जब डिलीवरी हुई तो टैक्सेबल। वो बिल्कुल इसका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये अब यानी
इब्तदा से ही एग्जाम्प्ट गुड्स थी, इसका ये हैं ही एग्जाम्प्ट गुड्स। ठीक है। अच्छा जी, लोकल सप्लायर टू डिप्लोमेट्स, ये क्या है आपकी जीरो रेटेड गुड्स होती हैं, आप डिप्लोमेट्स को कर दें, आप जो है वो ईपीजी को सप्लाई करते हैं फॉर फर्दर मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप ईपीजी को सप्लाई करेंगे उनकी कंजम्पशन के लिए तो फिर वो जीरो रेटेड नहीं होगी। तो ये भी हमारी होगी। एक्सपोर्ट ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स टू अफगानिस्तान बाय लैंड रूट, ये वो एक्सपोर्ट है जो आपकी जीरो रेटेड, इसके अगेंस्ट आपको रिफंड नहीं मिलना। इसी तरह ईरान और अफगानिस्तान को कुछ स्पेसिफाइड गुड्स हैं, ये एग्जाम में आ चुका हुआ है कि नॉर्मली तो एक्सपोर्ट आपकी जीरो रेटेड है, तो आप कुछ ऐसी एक्सेप्शन बताएं कि वो कौन सी ऐसी एक्सेप्शन है जहां पर आप एक्सपोर्ट तो करें लेकिन वो जीरो रेटेड ना हो। उसके लिए ये बात जो है वो आप एग्जाम में 2 लाइनें लिखेंगे। एक तो है स्पेसिफाइड गुड्स टू स्पेसिफाइड कंट्रीज। इफ स्पेसिफाइड गुड्स, कुछ स्पेसिफाइड से मुराद जो लॉ ने बताई हुई है, स्पेसिफाइड गुड्स आर सप्लाइड टू स्पेसिफाइड कंट्रीज, राइट, देन नो रिफंड विल बी गिवन टू द टैक्स पेयर, उसको रिफंड नहीं दिया जाएगा। दूसरा ये है कि एक्सपोर्ट इंटेंडेड टू बी री इम्पोर्ट, अगर एक्सपोर्ट की जाए इंपोर्ट करने के लिए तो उसके ऊपर भी रिफंड नहीं होगा। ये उसकी एक एग्जांपल है। तो ये आपकी जीरो रेटेड नहीं होगी, ये आपकी किस में चली जाएगी, नॉर्मल सप्लाई में चली जाएगी। जी चलें ये वाला क्वेश्चन देख लें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दिखाएं। आपके पास क्वेश्चन में नहीं है ये, चलें कोई बात, टेंशन नहीं लेनी आपने। हाँ जी, टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड कस्टमर्स, ये आपकी नॉर्मल टैक्सेबल गुड्स आ गई। टैक्सेबल मैन्युफैक्चर्ड गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये भी नॉर्मल में आ गई। फर्दर इसका क्या होगा कि आपको इसके ऊपर फर्दर टैक्स देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 3%। लोकल सप्लाईज ऑफ एग्जेम्प्ट गुड्स, ठीक है, एग्जेम्प्ट गुड्स की आपने लोकल सप्लाई कर दी तो ये क्या हो गई, एग्जेम्प्ट। तो हमारे पोर्टफोलियो में तीनों तरह की गुड्स आ गई, जीरो रेटेड भी आ गई, नॉर्मल भी आ गई और एग्जेम्प्ट भी आ गई, क्लासिफाई हमने कर लिया। अब देखना ये है, अच्छा जी, तो ये बात अगली आ गई जी हमारे पास इसके एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में क्या क्या चीजें शामिल हैं आपके एग्जाम में, जो आपको नॉर्मली मिलती हैं, परचेजेस, वो भी एक्सपेंसेस हैं। उसके बाद आपके जो बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाता है, उसके अंदर इंपोर्ट्स आ जाती हैं, ये भी उसका हिस्सा बन जाती हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मली ये चीजें आपके एग्जाम में गिवन होती हैं। अच्छा जी, उसके बाद है जी परचेजेस हमारे पास, टैक्सेबल परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, तो ये ठीक है, इसका इनपुट मिलना चाहिए। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, इसका हमें इनपुट नहीं मिलेगा। एग्जेम्प्ट गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स, इसका इनपुट भी नहीं मिलेगा। इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, इसके ऊपर मिलेगा। अब नोट्स में देखना पड़ेगा क्या इसका कस्टम ड्यूटी का रेट गिवन है या नहीं है। ये है इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, अगर तो इसका रेट गिवन हो, क्या है कि अगर इसका रेट आपको गिवन हो इन इन आइटम्स का, कस्टम ड्यूटी बताई जाए, लेट्स सपोज के 10% है, तो आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.1 के साथ, फिर आप इसका 17% लेंगे। अगर रेट ऑफ ड्यूटी बता दिया जाए 20%, तो फिर आप क्या करेंगे, 1.20 इंटू 17% आप करेंगे, यानी 20। हाँ जी, कोई बात नहीं, यहाँ ठीक है, आपके पास गलत होगी, आप इसको ही ठीक समझो, ये मैं क्वेश्चन आपको दे दूंगा। ठीक है, तो ये क्या चीज है, इनटू क्या करना आपने, आपने इसको क्या करना है, अगर तो गिवन है। अच्छा, अगर एक क्वेश्चन में कस्टम ड्यूटी का रेट गिवन नहीं, तो फिर डायरेक्ट आपने इसी का ही 17% ले लेना है, ये बात ज़हन में रखनी है। अगर एग्जाम में नीचे नोट्स में कहीं भी कस्टम ड्यूटी का रेट गिवन नहीं है, कस्टम ड्यूटी की कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो डायरेक्ट फिर आपने इसी का ही 17% ले लेना है।
और अगर नीचे कस्टम ड्यूटी का रेट गिवन हो 10% है तो वो 10% पहले इसमें ऐड करना है, 20% है तो 20% ऐड करना है आपने। ये बात समझ आ गई कि अगर रेट गिवन हो तो कस्टम ड्यूटी को ऐड करना है, नहीं तो इसी को ही वैल्यू ऑफ सप्लाई लेके इसका टैक्सेबल आपने काम कर लेना है। ये बात समझ आ गई। तो ये भी क्या है, हमारी टैक्सेबल है। इंपोर्ट ऑफ सैंपल ये एग्जेम्प्ट होते हैं, अगर सैंपल इंपोर्ट करेंगे तो एग्जेम्प्ट होंगे, लेकिन लोकल सप्लाई अगर सैंपल की करेंगे तो वो टैक्सेबल होगी, ये बात याद रखें। ड्राइंग्स हो गई, आप कोई साहब आए आपके पास, उन्हें कहा थोड़ा सा मुझे चावल दे दें या कुछ चीज दे दें, एक कॉपी दे दें, तो आप जो सैंपलिंग करेंगे लोगों को फ्री देंगे वो टैक्सेबल होंगे। जो लेकिन आप जो सैंपल इंपोर्ट करेंगे वो एग्जेम्प्ट होते हैं, उस पर टैक्स नहीं होता। तो इसके अंदर हमारे पास जो चीजें मिली हमें वो कौन कौन सी मिली हैं, एक ये वाली अमाउंट है और एक ये वाली अमाउंट है। अच्छा, अब अगर हम ये अज्यूम करें कि ये जो एग्जेम्प्ट गुड्स हमने रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज की हैं, लिखा हुआ है एग्जेम्प्ट गुड्स, ये जो ऊपर हमारे पास सप्लाईज आ रही हैं, ये वाली एक ये एग्जेम्प्ट है और एक ये एग्जेम्प्ट है। अगर तो हम एज्यूम करें कि यही एग्जेम्प्ट गुड जो है ये बिक रही हैं, यही एग्जेम्प्ट गुड जो है ये ऊपर बिकने वाली है, वालेकुम अस्सलाम, ये गुड्स ऊपर बिक रही हैं, तो फिर क्वेश्चन चेंज होगा। फिर हम इन दोनों गुड्स को अलग कर देंगे, इन दोनों गुड्स को क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। लेकिन उससे क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, भाई बाकी जो रॉ मटेरियल है बाकी चीजों का फिर क्या करें। समझ आ रही है ना। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो तो ये बेहतर होता है कि आप अज्यूम करें कि आपकी जो ये टैक्स ये एग्जेम्प्ट गुड्स हैं, ये दोनों जो आपको नजर आ रही हैं ये मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, इनमें सारा ही रॉ मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, एग्जेम्प्ट भी यूज हुआ, टैक्सेबल भी यूज हुआ, ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए, ये हमारे क्वेश्चन का नॉर्मल हिस्सा बन जाए। समझ आ रही है। अगर आप अज्यूम करेंगे कि ये एग्जेम्प्ट गुड जो हमने बनाई है बेची हैं ये खरीदी भी एग्जेम्प्ट ही थी, तो इनके एक्सपेंसेस अलग हो गए ना, फिर इनको निकाल देंगे क्वेश्चन में सारे में से। लेकिन अगर हम ये अज्यूम करें कि ये नॉर्मल हमारे क्वेश्चन का हिस्सा है, यानी हम खरीदते हैं रॉ मटेरियल, उससे टैक्सेबल भी बनती हैं, जीरो रेटेड भी बनती हैं, एग्जेम्प्ट भी बनती है, तो क्वेश्चन हमारा नॉर्मल रूटीन में चलना शुरू हो जाएगा। समझ आ रही है ना। तो इसमें हम देखते हैं कि इसको बहरहाल ये बात मैंने बता दी आपको। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल, टैक्सेबल परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड, जब ये बात होगी इंक्लूड तो फिर हमें इस अमाउंट को देखना पड़ेगा कि इसमें शामिल है। अब देखना है कि क्या उसमें ये चीज शामिल होनी चाहिए थी या नहीं। अगर तो शामिल होनी चाहिए थी तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, अगर शामिल नहीं होनी चाहिए थी तो उसमें से माइनस कर देंगे। समझ आ गई है। और सिंपल जो इंफॉर्मेशन होगी जिसके साथ कुछ नहीं बताया जाएगा उसका देखा जाएगा कि क्या इसको ऐड करना है या नहीं करना। तो फिलहाल हम फोकस कर रहे हैं इस अमाउंट के ऊपर कि इसमें ये चीजें शामिल होनी चाहिए थी या नहीं। Purchase of office equipment of rupees 95,000 which was acquired for use in office for the marketing manager, बताएं जी क्या 95,000 के ऊपर आप इनपुट क्लेम कर सकते हैं जो ऑफिस इक्विपमेंट है? नहीं, इसके ऊपर आप नहीं कर सकते, लिहाजा इसको माइनस होना चाहिए था। आपके पास दो ऐसे इक्विपमेंट हैं जिनके ऊपर आप प्लांट एंड मशीनरी यानी फिक्स एसेट के अलावा कर सकते हैं, उसमें एक है इलेक्ट्रॉनिक फिजिकल रजिस्टर और दूसरा वो फॉक लिफ्टिंग व्हीकल जो है। इसके अलावा किसी और गाड़ी किसी और ऑफिस इक्विपमेंट के ऊपर आप इनपुट क्लेम नहीं कर सकते, ये बात याद रखें। फैक्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है तो वो आपके प्लांट एंड मशीनरी का हिस्सा बन जाएगा, उसके ऊपर आप इनपुट क्लेम कर सकते हैं। तो लिहाजा इसके ऊपर हमें इनपुट नहीं मिलना, लिहाजा इसको हम उसमें से निकाल देंगे। अब परचेज ऑफ सैनिटरी पाइप्स ऑफ 120 फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, इसके ऊपर भी नहीं आप कर सकते, इसको भी वहां से माइनस करेंगे। Advance of 45,000 paid to Corruption Mitao Private Limited, but advance payment receipt has not been issued to MA despite the fact that MA has paid sales tax on such advance
आफ्टर कंप्लाइंग ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट। एडवांस पे कर दिया है लेकिन हमारे पास रिसीट मौजूद नहीं है, ठीक है। तो मैंने कहा कि रिसीट के बगैर आप इनपुट क्लेम, इसके बाद आपके पास 6 माह है, अगले 6 माह में कर लें। ये फेब है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त, अगस्त में जाके क्लेम कर लें, क्या फर्क पड़ता है। तो लिहाजा ये गलत नहीं है अगले महीने में क्लेम कर लें, ये गलत नहीं है, आप इसको क्या कर लें, अगले महीने में जाके आप इसको क्लेम कर सकते हैं। समझ आ गई ना, क्योंकि आपके पास इनवॉइस ही नहीं है। देखें अगर देखें एक और चीज है, इनवॉइस है, ये बात ध्यान से सुननी है, इनवॉइस मौजूद है लेकिन जो आपका सप्लायर है उसने वो इनवॉइस सिस्टम में नहीं डाली, ये अलग चीज है। यह इनवॉइस है ही नहीं, एक है इनवॉइस है लेकिन आपके जो दूसरा सप्लायर है उसने उसको सॉफ्टवेयर में नहीं डाला, तो आपका जो क्रेस्ट है, जो हमारा कंप्यूटर रीवैल्यूएशन जो सिस्टम है, वो क्या करेगा, वो डिस्क्रिपेंसी बता देगा कि भाईजान ये मुझे इसकी इनवॉइस मिल नहीं रही, आप तो नंबर बता रहे हैं लेकिन कंप्यूटर में मुझे कहीं नंबर नहीं मिल रहा। तो ये प्रोविजनली अलाउ हो जाएगा, ये प्रोविजनली अलाउ हो जाएगा। दोबारा सुन लें कि अगर आपने कोई इनवॉइस डाली सिस्टम में और एग्जामिनर ये कहता है कि इसमें क्रेस्ट सॉफ्टवेयर ने, जो क्रेस्ट है उसने डिस्क्रिपेंसी प्रॉब्लम बता दी है, तो आप उसका इनपुट क्लेम कर लें एग्जाम में, ये प्रोविजनली अलाउड है। अब दूसरी तरफ आ जाएं, मैं फेब के अंदर हूं, एग्जामिनर कहता है जनवरी के अंदर हमने एक इनवॉइस डाली थी जिसकी क्रेस्ट ने डिस्क्रिपेंसी डिक्लेयर की थी, मैं कहां पर हूं, फेब में, और मैंने इनवॉइस कब डिक्लेयर की थी, थैंक यू, जनवरी के अंदर। वहां मैंने 100 रुपए का इनपुट क्लेम किया था जो प्रोविजनली अलाउ किया गया था। तो आप क्वेश्चन कर रहे हैं फेब का, यहां एग्जामिनर कहता है कि इस महीने में अभी तक आपके वेंडर ने वो इनवॉइस शो नहीं की, तो आप क्या करेंगे, इस 100 रुपए को इनपुट में से, जो भी आपका इनपुट बन रहा है उसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि अभी तक डिस्क्रिपेंसी एग्जिस्ट कर रही है। इस महीने तक आपके वेंडर को ये इनवॉइस डिक्लेयर करना चाहिए थी, उसने नहीं की, तो ये रिवर्सल पड़ जाएगी। ये बात क्लियर हो गई है। तो अगर इस महीने में आपको डिस्क्रिपेंसी मिली है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, इनवॉइस होनी चाहिए, कोई मसला नहीं है। पिछले महीने की कोई डिस्क्रिपेंसी आ रही है अभी तक अनरिजॉल्व है तो उसकी रिवर्सल डालनी है, इट्स ओके। यस सर। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा जो एडवांस ये है तो ठीक, लेकिन इसका भी हम इनपुट क्लेम नहीं करेंगे, इसका भी इनपुट हम क्लेम नहीं करेंगे। एडवांस टू पापा लिमिटेड for the purchase of raw material 35,000, advance payment receipt has been received but goods have not been delivered in Feb। रिसीट मौजूद है, एडवांस दे दिया है, टाइम ऑफ सप्लाई भी है, वैल्यू ऑफ सप्लाई भी है, तो इसका हमारे लिए ठीक है, क्वेश्चन में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन में इंक्लूड है और होनी चाहिए थी, तो लिहाजा इस लाइन का हमारे क्वेश्चन में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। लेकिन अपने हम क्वेश्चन के अंदर हमें लिखना चाहिए और आगे डैश लगा देनी चाहिए, ऊपर वो अमाउंट लिख के, क्योंकि एग्जामिनर कहता है शो ऑल रेलेवेंट एक्सक्लूजन एंड एग्जेम्पशंस, वो लिखेंगे आप ये लाइन, ठीक है, एडवांस पेमेंट एंड रिसीट रिसीव्ड, आगे डैश कर देंगे कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। परचेज ऑफ प्लांट ऑफ 800,000 ऑन विच सेल्स टैक्स इज चार्जेबल एट नॉर्मल सेल्स टैक्स रेट, ये ठीक है लेकिन इसके ऊपर 90% का रूल अप्लाई नहीं होता, तो लिहाजा ये चूंकि परचेजेस में पड़ा हुआ है इसको वहां से माइनस करेंगे और अलग से इसका इनपुट लेकर चलेंगे। यानी ये है ठीक, इनपुट क्लेम करना है लेकिन इसको क्या करना, बाद में हमने लेस करके इसकी अलग से अपोर्शनमेंट होनी, क्योंकि इसके ऊपर 90% का रूल अप्लाई नहीं होना। परचेज ऑफ 83,000 मेड इन जैन but was not claimed in Jan due to the late receipt of tax invoice. However, withholding tax has been deposited along with the return for the month of January. हमने withholding tax जमा, ये
तो बहरहाल इसको तो भूल जाए। बात ये है कि ये जो 83 की थी, हम इसको जनवरी में क्लेम नहीं कर सके, क्या इस महीने क्लेम कर सकते हैं? द आंसर इज यस। इसके पास टाइम कितना था? फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई तक का था, तो लिहाजा हम इसका इनपुट क्लेम कर सकते हैं। इसका भी हमारे क्वेश्चन में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, ये ठीक है। इसका भी हमारे क्वेश्चन में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। अगर दोबारा मैं करूं तो इसको क्वेश्चन में से माइनस करेंगे, इसको भी माइनस करेंगे, इसको भी परचेजेस में से माइनस करेंगे, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। अब परचेज इनवाइस ऑफ 56,000 ऊपर है इंक्लूडेड, उसमें ये भी शामिल है जी। क्या पूछ पीछे आओ। which was issued by supplier in the name of Mr. Bachpan, an employee of MA। ये भी आपकी माइनस होनी चाहिए क्योंकि इनवाइस आपके नाम पे होनी चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई इनवाइस आपके नाम पे ना हो, आप फिर भी इनपुट क्लेम कर लें? द आंसर इज यस। बिजली का बिल, सुई गैस का बिल, यूटिलिटी बिल्स, उसकी सिर्फ ये है कि आपने उन इदारों को, वापडा को और सुई गैस वगैरह को ये कहना होता है कि आप इसके ऊपर नाम मेरा बेशक ना एनटीएन मेरा लिख दें। इसके अलावा इनवाइस ही किसी और के नाम पे है तो फिर आप उसका इनपुट क्लेम नहीं कर, ये भी गलत था, ये भी माइनस होना है। परचेज ऑफ 46,000 फ्रॉम बाप दादा प्राइवेट लिमिटेड मेड इन जून X5, ठीक है जी, which could not be claimed in June due to the mistake, however, तो इसको भी छोड़ दें। अब सवाल यहां तक आ गया, क्या जून की इनवाइस का हम इनपुट क्लेम कर सकते हैं? जून का पहला महीना था जुलाई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, समझ आई ना? तो अभी तक इधर पड़ी हुई है, तो इसका तो मैक्सिमम दिसंबर था, हम तो अब है फेब के अंदर, अगले महीने में, तो लिहाजा इसको इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। इस अमाउंट को भी हम क्या करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे। हाँ, बाकी इसके पास टैक्स पेयर के पास ऑप्शन है, हम न्यूमेरिकल में नहीं करेंगे, अंडर सेक्शन 66 वो इसको रिफंड क्लेम कर सकता है, लेकिन हम एग्जाम में इसको लिखेंगे नहीं, तो उसके पास ऑप्शन है, चाहे तो रिफंड के लिए भेज सकता है। परचेजेस फ्रॉम बंगाली बाबू ऑफ ₹98,000 ऑन 3rd of Feb एंड पेमेंट हैज बीन मेड इन कैश, ये पेमेंट कर दी गई। मैक्सिमम आप कितनी पेमेंट कर सकते हैं? 50,000 की, तो आपने कितनी कर दी? ये गलत है, तो लिहाजा इसको भी क्या कर देंगे, इसके ऊपर भी आपको इनपुट नहीं मिलना। Purchases from Khan Chacha of 78,000 on 2nd of Feb and no payment has yet been made till the end of Feb। ये परचेजेस शामिल हैं, अभी तक कोई पेमेंट नहीं की। सवाल ये पैदा होता है कि इसकी हमारे पास इनवाइस मौजूद है या नहीं। अगर एग्जामिनर साइलेंट हो तो अज्यूम किया जाता है कि इनवाइस है, तो पेमेंट का परचेजेस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, आप अक्रूवल बेसिस पे कर सकते हैं। हाँ, ये लॉ ने कहा है कि उसके बाद 180 डेज के अंदर आपने पेमेंट करनी है, तो लिहाजा अभी तो हमने इसको परचेज किया है, अभी तो 180 डेज का डिफॉल्ट नहीं हुआ, लिहाजा ये ठीक है, इसका हमारे एग्जाम में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, यानी ये लाइन ठीक है, अभी पेमेंट नहीं की तो इट्स ओके। Purchases of ₹48,000 from Churan Lal Pansari on 25th of Feb and payment has been made in cash, तो ठीक है, आप इतनी पेमेंट कर सकते हैं, इतनी पेमेंट कैश में, तो इस लाइन का भी हमारे क्वेश्चन में कोई ताल्लुक नहीं है, ये ठीक है। 50,000 की पेमेंट आप करनी थी तो आप कर रहे हैं, इट्स ओके, नो इशू जी। ये मॉडर्न क्वेश्चन है, दुनिया बदल चुकी हुई है। हाँ, ये नहीं पुराना हो गया, हिस्ट्री है वो तो। हाँ जी, एक सेकंड में बदल जाती, एक सेकंड में बदल जाती है। आपको तो जाती तजर्बे होने चाहिए कि रात को बात करके आप बैठते हैं, सुबह कॉल ही नहीं अटेंड हो रही होती, ये तो बड़ी दिनों की बात है, ये तो पूरा हफ्ता हो गया आपको टेस्ट हुए हुए। आप ऐसी बातें आप तो ना कम कम अज कम किया करें।
ठीक है, इसके ऊपर तो गाने बने हुए हैं, इसके ऊपर तो बहुत सारे गाने उन्होंने बना दिए हुए हैं कि दुनिया जनाब बदल जाती है। Wastage of raw material having value of 30,000 during production which could not be converted into finished goods and therefore no output tax is shown on the such goods. It's okay. नॉर्मल जो वेस्टेज होती है आप उसका इनपुट क्लेम कर सकते हैं। मिसाल के तो ये होता है जिंदगी में ऐसे ही है। अगर मैं ये रोस्टम बनाना चाह रहा हूँ, मैंने 100 रोस्टम बनाने हैं, तो क्या मैं लकड़ी 100 की लेके आऊंगा? ज्यादा की लेकर आऊंगा, कुछ जाया भी हो सकता है ना। तो ये तो रूटीन का हिस्सा है, इसलिए इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। नहीं बेटा, इसमें बाय प्रोडक्ट का कोई ताल्लुक नहीं है। बाय प्रोडक्ट वो होती है कि एक चीज बनाई, उसमें से एक चीज निकल आई है, तो ये तो कुछ भी नहीं निकला, ये एक्स्ट्रा मटेरियल खरीदा जाता है। वेस्ट मटेरियल का बिक जाना आउटपुट बन जाता है। अगर वो आउटपुट बना या नहीं बना, हमारा उसके साथ इनपुट सवाल ये था कि इनपुट क्लेम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देखे ना, आपने लकड़ी परचेज की है, लकड़ी उसके बाद कुछ जाया हो गई, वो बिकी नहीं, आपने जला दी है, तो इसके लिए आउटपुट का होना लाजमी नहीं है। आप इनपुट क्लेम कर सकते हैं अगर ये नॉर्मल है तो। लेकिन अगर आपने वो लकड़ी जो आपका वो कचरा बना वो आपने बेच दिया, तो वो आउटपुट में आना चाहिए। लेकिन कुछ शर्त नहीं है उसके इनपुट के लिए, नॉर्मल वेस्टेज अलाउ है आपको। परचेज ऑफ 88,000 फ्रॉम मिस्टर शाहजी, अ मैन्युफैक्चरर टेम्परेरली रजिस्टर्ड विद द सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट। तो जो बंदा टेम्परेरली रजिस्टर्ड होगा वो तो इनवॉइस ही इशू नहीं कर सकता। तो शाह जी ने ये क्या हरकत की, तो लिहाजा ये माइनस होना चाहिए। फेक, जो फेक इनवॉइस है, एग्जाम्प्ट गुड्स की इनवॉइस है आपके पास, अनरजिस्टर्ड की इनवॉइस है, वो बंदा एटीएल में शामिल नहीं है, ब्लैक लिस्टेड है, सस्पेंडेड है, वो टेम्परेरी रजिस्टर्ड है, इन इनवॉइसेस की कोई औकात नहीं है, इसका आप इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। सस्पेंशन से पहले जो उसने इनवॉइस इशू किया वो ठीक है, जिस पीरियड के दौरान वो सस्पेंडेड हुआ है उसका तो वो यूजर नेम पासवर्ड ही ब्लॉक हुआ है। परचेज ऑफ 33,000 फ्रॉम बाई चर्सी on 4th of who informed MA that his registration has been suspended by the sales tax department with effect from 2nd। ये देखिएगा, ये एक पॉइंट है, वो सस्पेंड हो गया था इस दिन, उसने हमें इनवाइस क्या कर दी है, ये वाली, तो ये भी इसमें नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अब उस सस्पेंड होने के बाद देखिए, अगर कोई पर्सन सस्पेंडेड है तो उस दौरान वो इनवाइस नहीं इशू कर सकता। पहले वाली तो ठीक है, जितनी देर वो सस्पेंड रहेगा ना, तो चूंकि सिस्टम उसको ब्लॉक किया होता है तो सिस्टम हमें अलाउ नहीं करता। मैं जैसे ही उसकी इनवाइस डालूंगा ना, तो सिस्टम तो उसको ब्लॉक किया हुआ है, उसकी तो बात ही नहीं सुन रहा वो। लेकिन असूलन उसकी सस्पेंशन और ब्लैक लिस्टिंग से पहले वाली जो इनवाइसेस थी, उसको नोटिस से पहले थी, वो ऑनर होती हैं, ठीक है। लेकिन ये उसके बाद वाली है ना, अगर ये उलट होता तो फिर हम इसको क्लेम कर लेते। अच्छा जी, टैक्सेबल परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन डू नॉट इंक्लूड। और हमने अभी तक उसको उसके अंदर अपने सिस्टम के अंदर नहीं, अब करेंगे, अब तो सस्पेंड है, तो वो अब भी एक्सेप्ट कर देंगे। पीरियड के सस्पेंशन के दौरान नॉर्मली सिस्टम उसको नहीं करता, एग्जामिनर ने भी इसको ऐसे ही किया हुआ, उसने निकाल दिया हुआ उसे, उसने कहा भी अभी तक वो बंदा सस्पेंडेड है, इनवॉइस उससे पहले इशू की हुई है, तो उस आई कैप के सोल्यूशन के अंदर उसने उसको माइनस कर दिया हुआ है कि अभी आप इसका इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। मैं वही कह रहा हूँ ना, आई कैप ने ऐसे ही किया हुआ है, आई कैप ने ये किया हुआ है कि उसने कहा कि वो बंदा सस्पेंडेड था, उसने इससे पहले इनवॉइस इशू की हुई है, तो अभी आप उसका इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। समझ आ गई ना, कि वेदर ड्यूरिंग द सस्पेंशन और बिफोर द सस्पेंशन। आफ्टर द सस्पेंशन जो है, सस्पेंशन खत्म होगी फिर तो नॉर्मल हो गया ना वो, तो प्रायर और ड्यूरिंग द सस्पेंशन, क्योंकि अब उसका सस्पेंडेड पीरियड चल रहा है, वो जब सस्पेंशन उठा ली जाएगी वो नॉर्मल में आ जाएगा, उस सस्पेंशन से पहले जो उसने इनवॉइसेस इशू की हैं वो क्या हो जाएंगी उसकी, उसका फिर आप कर सकते हैं।
हाँ जी बिल्कुल, वो तो कर ही नहीं सकता ना उसको, वो तो फेक गिनी जाएगी। अगर किसी पर्सन ने वो सस्पेंडेड है और इनवॉइस इशू कर दी, दैट इनवॉइस शैल बी ट्रीटेड एज फेक, वो टैक्स फ्रॉड में आ जाएगी। तो तुम्हें मना किया गया है कि तुमने बात नहीं करनी, फिर बातें कर रहे हो आप, क्या ख्याल है? अच्छा, ये लाइन लिखी है टैक्सेबल परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन डू नॉट इंक्लूड। एग्जाम में ऐसी लाइन नहीं लिखी होती, एग्जाम में एक लफ्ज लिखा होता है अदर इंफॉर्मेशन। क्या होता है एग्जाम में? लिखा होता है अदर इंफॉर्मेशन, यानी इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन है, ये वर्ड होता है एग्जाम में। तो ज्यादा क्लियर करने के लिए खालिद साहब ने इसको लिख दिया हुआ है अदर टैक्सेबल परचेजेस डू नॉट इंक्लूड sales tax of 230 on electric bills. MA is of the view that input tax cannot be claimed as 90% of the electric bill has been paid in cash and the remaining amount of electricity bill is outstanding. ठीक है, वो कहता है जी, MA कहता है कि जनाब ये इसका कैश और चेक के साथ कोई ताल्लुक बनता है। हम कहते हैं ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है, आप इसका इनपुट क्लेम कर सकते हो। तो लिहाजा हम इसको क्या करेंगे, अपने इनपुट का हिस्सा बनाएंगे, अपने इनपुट का हिस्सा बनाएंगे इसे। ठीक है, एग्जामिनर ने ये नहीं लिखा ना ऊपर इंक्लूड है, तो जो चीज इंक्लूड ना हो देखा जाएगा क्या उसको इंक्लूड होना चाहिए। यस तो आप कर देंगे, नहीं तो इग्नोर कर देंगे। रूल डिफरेंट है। अगर वो कहता है ये चीजें, ये चीज मौजूद है, इसमें ये चीजें शामिल हैं, हम कहेंगे क्या इस चीज को इसमें शामिल होना चाहिए? यस, कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। अगर आप कहते हैं कि नहीं इसका ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, उसमें से माइनस कर दें। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन होगी और किसी चीज का वो कुछ नहीं बता रहा लेकिन वो ठीक है, तो उसको ऐड करेंगे। और अगर वो चीज गलत बता रहा है जिसको इंक्लूड नहीं होना चाहिए, उसको क्या करेंगे? इग्नोर कर देंगे उसको। समझ आ रही? सिंपल फार्मूला, जिसका इनपुट क्लेम करना चाहिए उसका करना है, जिसका नहीं करना चाहिए उसको इग्नोर करना है। अगर है तो माइनस करते हैं। हाँ, ये ठीक आप कह रहे हैं, आप ये ठीक कह रहे हैं। मैं समझा था कि कुछ कैश में कुछ चेक में है, पेएबल है। बिल्कुल सही ये कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे कि क्योंकि बिजली का बिल का ताल्लुक जो है वो पेमेंट के साथ होता है ना, तो इसमें से 90% हमने पे किया है, तो इस 90% का ही हम 17% लेंगे, सारे को इग्नोर नहीं करेंगे। कौन सी? वो बिल पे ही उस पे होता है। वैसे कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आप जाए बैंक वालों को ये पैसे ले ले मेरे। आज तक मैंने तो जिंदगी में कभी ऐसा बिल जमा नहीं करवाया कि बैंक को कहूँ ये पैसे ले ले। मैं कह रहा किसके पैसे? मैं कहता हूँ मेरे खाते में डाल दे बस। तो कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ, हमेशा वो बिल मांगता है। 230 डजंट मीन के ये कोई एक बिल था उसका 90% देगा, ऐसा भी पॉसिबल नहीं। ये मसलन कहने का मकसद ये है कि ये 2-3 बिल होंगे या 2-3 मीटर होंगे, उसमें से एक बिल जो है वो भी इसमें शामिल है, उसका हमने अभी तक बिल जमा नहीं करवाया, ये सिचुएशन होगी उसकी। समझ आ रही मेरी बात की? या ये हो सकता है कि आप वापडा के पास गए कि हमारी किस्तें कर दे, कि वापडा ने उसकी इंस्टॉलमेंट्स बना दी, तो 90% पे कर चुके हुए हैं, तो वो जो इंस्टॉलमेंट बनेगी वो बिल ही होगा ना आपके पास, वो इनवॉइस ही होती है। वो चीज ही और है, उसका ताल्लुक ये कह रहे हैं जी वो पिछले 12 माह में इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला कोई ताल्लुक है, वो तो रजिस्ट्रेशन के था कि आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो और चीज है। ये तो सिर्फ एक सिंपल बात की गई है जी प्लीज, कि आप कैश में पेमेंट कर सकते हैं या नहीं। सेल्स टैक्स ऑफ 68,000 पेड ऑन गैस बिल, ये अब डायरेक्ट सेल्स टैक्स है, इसको 17 से मल्टीप्लाई नहीं करना। ये वाला बिल, अच्छा ये भी सेल्स टैक्स, ये भी सेल्स टैक्स है, ठीक है।
On gas bill, MA is of the view that the input tax cannot be claimed as the payment of these bills have been made in cash. This figure does not include a gas bill of this, including sales tax payable in the month of December, but paid in Feb as rupees 18,007 including sales tax. ये क्या कहानी है? Sales tax this paid on gas bill, ठीक है. MA is of the view, ये तो view तो इसका गलत है. This figure does not include, इसमें शामिल नहीं है a gas bill of rupees this including sales tax. ठीक है, इसमें गैस बिल है जिसमें सेल्स टैक्स शामिल है, इसमें सेल्स टैक्स शामिल है. पेबल इन द मंथ ऑफ दिसंबर, वो दिसंबर का बिल था, एरियर में पेमेंट की है. बट पेड इन फेब रुपीज दिस इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स, लेकिन हमने इसकी फेब के अंदर पेमेंट की है. क्या ये वाला बिल इसके अंदर शामिल था या नहीं था? दिस डज नॉट इंक्लूड. अब सवाल ये है कि हमने एक पुराना बिल भी पे कर दिया है इस महीने, तो उसका क्या करेंगे हम? 18,720 इंटू 0.17 डिवाइडेड बाय 1.17, क्योंकि इसमें सेल्स टैक्स शामिल था. तो जिसमें अगर इंक्लूसिव ऑफ फिगर होगी तो उसके लिए 17% डिवाइडेड बाय 117% वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे. तो ये भी ऐड करेंगे, इसको भी करेंगे और इसका भी इनपुट क्लेम करेंगे, इसके 90% का भी इनपुट क्लेम कर लेंगे. ये तो डायरेक्ट सेल्स टैक्स है ना, ये भी डायरेक्ट सेल्स टैक्स है. ये वाली बात कर रहे हैं. हाँ तो ऐसे ही होगा. ये डायरेक्ट इसका 90% ले लेंगे ना, क्योंकि ये डायरेक्ट सेल्स टैक्स है. बेटा क्यों नहीं आएगा? कहता है जी इसका 90% कैश में पे किया है और बाकी 10% आउटस्टैंडिंग है. 10% तो आपने पे नहीं किया. बिजली का बिल जी, बिजली का बिल बेटा जितना पे करेंगे उसी के ऊपर इनपुट क्लेम कर सकते हैं, जो पे नहीं करेंगे उसका इनपुट क्लेम नहीं कर सकते. Input tax cannot be claimed. कहता है MA is of the view that input tax cannot be claimed as 90% of the electric bill has been paid in cash. नहीं, ये कहाँ लिखा हुआ है कि ये 90% ये है? बेटा बात ये है कि ये बात यहाँ कहाँ लिखी हुई है कि ये 230 जो है ये 90% है. वो कह रहा सेल्स टैक्स जो है वो 230 है. ये आपकी जम्पशन बन सकती है ये एग्जाम के अंदर कि ये जो 2,30,000 रुपया है, कि मुझे तो ये लग रहा है कि ये 2,30,000 रुपया जो है ये 100% अमाउंट है. जो पूरा बिल था उसमें से 90% मैं पे कर चुका हूँ, 10% जो है वो आउटस्टैंडिंग है. तो मैं कहता हूँ इसका 10% हमें क्या कर देना चाहिए? निकाल देना चाहिए. एडवांस ऑफ 135 पे टू शरीफ पाकिस्तान लिमिटेड, एडवांस पे किया हमने अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स टू बी डिलीवर्ड इन मार्च. Advance payment receipt has not yet been received despite the fact that MA has paid this advance along with the sales tax after complying all the legal requirement. ये एडवांस हमने पे किया था, इनवॉइस अभी तक नहीं मिली, तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा. भाई अगले महीने जाके कर लें, कहीं से इसको प्लस माइनस नहीं होना, क्योंकि इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन हमें बताई जा रही है कि हमने एक एडवांस दिया, इसका क्या करें? कुछ ना करें, वेट कर लें, जब इनवॉइस आएगी उस महीने में जाके इसका इनपुट क्लेम कर लें आप. परचेज ऑफ बेवरेजेस, ये थर्ड शेड्यूल की आइटम है. 120 फॉर एम्प्लॉइज ड्यूरिंग फेब X6 फ्रॉम अ रजिस्टर्ड होलसेलर, रिटेल प्राइस इज 130 अंडर थर्ड शेड्यूल. हमने परचेज भी की और आगे सप्लाई भी कर दी, क्योंकि आप एम्प्लॉइज को देंगे तो क्या होगा? सेल गिनी जाएगी. एम्प्लॉइज को देंगे तो क्या होगा? अब ये हमारे क्वेश्चन में वाहद आइटम ऐसी आई जिसकी हमें परचेज प्राइस भी गिवन है और इसकी सेल प्राइस अलग से गिवन है. तो ऐसी चीज को हमारी अपॉर्चनमेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहिए. ऐसी चीज को हमारी अपॉर्चनमेंट का हिस्सा, क्योंकि इसकी अलग से ही इनपुट गिवन है, अलग से ही आउटपुट गिवन है.
तो वो चीजें, वो सेल्स, वो सप्लाई जिनकी इनपुट आउटपुट अलग से गिवन होगी, वो पोर्शन में कभी भी नहीं आएंगी। अगर आपको ये बता दिया जाए कि जनाब हमने फलां चीजें परचेज की और एक्सपोर्ट कर दी और उसकी इतनी कॉस्ट थी, अब ये पोर्शन में नहीं आएगी, क्योंकि आपको उस चीज की एग्जैक्ट बता दी गई है कि इसके ये एक्सपेंसेस हैं। तो उसका जो इनपुट है वो सारे का सारा हम इनपुट क्लेम कर लेंगे, रिफंड क्लेम कर लेंगे उसके अंदर, राइट। तो इसको क्या करेंगे हम, कि हम जब अपनी मेन क्वेश्चन में जाएंगे, तो मेन क्वेश्चन में हम, हमारा जो आउटपुट होगा उसके अंदर 132 इंटू 17% और नीचे इनपुट में जाके 132 इंटू 17% ये ऐड कर देंगे। इनपुट में भी इसको ऐड कर देंगे और आउटपुट में भी ऐड कर देंगे इस अमाउंट। ओके, अच्छा जी, परचेज ऑफ लैपटॉप, थैंक यू वेरी मच। इसका कुछ भी नहीं होना, लैपटॉप आपने परचेज किया है, इसका भी इनपुट आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। परचेज फ्रॉम अब्बा जी लिमिटेड ऑफ ₹85,000 ऑन 21st, पिछले महीने की परचेज है, ये जरा गौर करना है आपने। On which input tax has already claimed in the month of Jan. However, a check has been issued for the said amount on this from a personal bank account of member of MA. ये गलत किया उसने, ये बिजनेस बैंक अकाउंट को यूज करना था, उसने पर्सनल बैंक अकाउंट से पेमेंट कर दी। तो क्या होगा, इसकी रिवर्सल पड़ेगी। हम इसको इनपुट में से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। बेटा ऐड नहीं है, ऐड नहीं है, इसकी रिवर्सल डालनी है या नहीं डालनी, डिफॉल्ट हुआ है ना, तो डिफॉल्ट तो करना है ना, तो रिवर्सल डालेंगे इसकी। समझ आ रही है, रिवर्सल डालनी है इसकी। पेमेंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 500,000 टू वन ऑफ द सप्लायर फॉर विच अ प्रॉपर रिसीट हैज बीन इशूड बाय दी। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है, सिक्योरिटी डिपॉजिट का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। एक होता है एडवांस पेमेंट, एक होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट तो सेल्स टैक्स की आइटम ही नहीं है। एडवांस और सिक्योरिटी डिपॉजिट में फर्क होता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट ये है कि भाईजान मुझे पैसे दो और गारंटी दो कि तुम मुझे सप्लाई दोगे, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है। एडवांस ये है कि भाईजान मेरे से पैसे ले लें और मुझे चीजें सप्लाई कर दें, जब चीजें सप्लाई हो जाएंगी तो मैं आपको बाकी पेमेंट कर दूंगा, वो और चीज है। Supplies to registered person include sale of goods of rupees this to Ego Private Limited on installment basis. This amount include 4% markup on account of installment. मार्कअप के ऊपर सेल्स टैक्स नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, ये जो अमाउंट कहता है जी उसमें ये शामिल है, उसमें क्या है, शामिल है। तो ये कितने परसेंट है, 104%। तो करेंगे जरा 208 डिवाइडेड बाय 0.104, तो क्या आंसर आ रहा है जी, 200,000, 2 लाख आ जाएगा। बेटा 1.04 पे आपने करना है ना, ये क्या गलती क्यों कर रहे हैं, 1.0, 104% है ना ये अमाउंट, तो 1.04 पे करें 2 लाख। तो इसमें फिर कितना इंटरेस्ट शामिल है, 8,000 रुपया। तो आपने जब करनी है सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन, उसमें से 8,000 रुपया माइनस कर देना है, इंटरेस्ट शामिल है। यानी इस अमाउंट के अंदर 8,000 इंटरेस्ट शामिल है। इसका डायरेक्ट 4% नहीं ले लेना, इसका डायरेक्ट 4% नहीं ले लेना, इसमें शामिल है इंटरेस्ट, यानी ये खुद अमाउंट 104% है। तो इसका 100% हमने लिया तो क्या आंसर आ गया, 2 लाख रुपया। तो फिर इंटरेस्ट कितना हुआ, 8,000 रुपया। तो उसके ऊपर तो नहीं, तो उसको क्या करना है, वहां से माइनस करना है। 4,000 पैक्स ऑफ आइसक्रीम कवर्ड अंडर थर्ड शेड्यूल एट अ डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 100, इग्नोर करना है इसको क्योंकि डिस्काउंट नहीं होता। पर पैक वर सोल्ड बाय MA ऑन फर्स्ट दिस
टू सपना लिमिटेड, उसने बेच दिए 1 फरवरी को। द रिटेल प्राइस ऑफ द आइसक्रीम एट द डेट वाज 160 पर लीटर पैक। MA रिकॉर्डेड सेल्स इन इट्स बुक्स एट ₹100 पर लीटर। उसने 100 पे किया हुआ है, तो क्या करना है इसको 60 फर्दर आपने ऐड करना है, 60 इंटू 4000 मजीद इसमें ऐड करना है। समझ आ गई? अब सवाल ये है कि क्या यहां मुझे इनपुट की इंफॉर्मेशन भी गिवन है? देखें, अगर वो बताता कि मैंने आइसक्रीम खरीदी इतने की, सोल्ड, अगर यहां पर वो कहता कि मैंने इतने की आइसक्रीम खरीदी और इतने की बेची, तो ये भी हमारी स्पेशल आइटम हो जाती, हम इसका भी इनपुट आउटपुट अलग रखते पेपर में। समझ आ रही है? वो कहता है ये आइसक्रीम मैंने परचेज की है 80 की, सेल की है 100 की, और इसकी जो रिटेल प्राइस है वो है 160। अगर ऐसी पूरी इंफॉर्मेशन बता देता मुझे, तो मैंने क्या करना था कि इसको 160 का आउटपुट और 160 का इनपुट मुकम्मल करता मैं। तो चूंकि 100 पहले शामिल है, 60 उधर ऐड करता और इनपुट में जाके 160 में माइनस कर देता उसका, उसके हिसाब से। समझ आ रही है? सेल टू मिस्टर बेचारा 560, नेट ऑफ डिस्काउंट 40,000। MA does not normally provide this type of discount to other customers. स्पेशल डिस्काउंट है तो क्या करेंगे, सप्लायर्स टू रजिस्टर्ड पर्सन में ये अमाउंट ऐड कर देंगे, क्योंकि वो कहता है उसमें शामिल है, तो उसमें है 55-60,000, तो मजीद 40,000 भी ऐड कर देंगे, मजीद 40,000 भी ऐड कर देंगे उसके अंदर। Sale to Mr. Lavaras 100,000 who paid this amount subsequently by availing an early payment discount of 3,000 and paid 90,000 as a final settlement. बताएं क्या ट्रीटमेंट होगा? करूं क्या? क्वेश्चन में प्लस माइनस होगा नहीं होगा? कुछ भी नहीं होगा। 100 शामिल था, 100 ही शामिल होना चाहिए। कैश डिस्काउंट का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, क्योंकि ये डिस्काउंट इनवॉइस के ऊपर शो होना चाहिए। Sale of 97,000 made to Mr. Gullu Bhatt in January, but inadvertently it could not be included in the sales of January. उसमें नहीं शामिल किया गया, तो यहां से इसको माइनस करना चाहिए, क्योंकि आप इनपुट टैक्स जो क्लेम नहीं कर सके वो तो अगले 6 माह में क्लेम कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं होगा कि आप जो है वो सेल्स टैक्स जो है वो जो आपने पे करना था जनवरी में, वो अगले महीने में पे करने जा रहे हैं। वो पिछले महीने का है, पिछले महीने में ही जाना चाहिए, लिहाजा इसको हम यहां से माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? यहां से माइनस कर देंगे। सेल ऑफ ऑटो पार्ट्स ऑफ 105 कवर्ड अंडर एक्स्ट्रा टैक्स आइटम्स। अब तो है खैर ये एक्स्ट्रा आइटम्स है नहीं, बहुत कम रह गई हैं। To a registered retailer during February, these parts were purchased in month of Feb for 80 from a manufacturer on payment of normal tax plus extra tax. बहरहाल इसको इग्नोर कर दें, अब आपके एग्जाम में आने की इसमें नहीं है। बहरहाल एक्स्ट्रा टैक्स होगा तो आप उसके ऊपर जो है वो इनपुट क्लेम नहीं कर सकते और आपने टैक्स भी नहीं देना उसका, वो एक्स्ट्रा टैक्स अलग से पे किया जाता है। सेल ऑफ 2 million of manufactured goods to Badshah Private Limited, a registered person without charging further tax. हमने कर दी है, तो भाई रजिस्टर्ड पर्सन है, तो रजिस्टर्ड पर्सन को अगर कर दी है तो ऐसे ही होना चाहिए। भाई रजिस्टर्ड पर्सन को अगर आप सेल करेंगे और फर्दर टैक्स तो नहीं लेना, तो लिया भी नहीं है तो ठीक है। बात समझ आ रही है? लिया भी नहीं, लेना भी नहीं था, तो इट्स ओके, ठीक है। सप्लाइज टू रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड पर्सन डू नॉट इंक्लूड, कहता है उसमें ये चीजें शामिल नहीं है, अदर इंफॉर्मेशन है। ये क्या आ गई हमारे पास? अदर इंफॉर्मेशन आ गई हमारे पास। छोटा ही क्वेश्चन है ना, लेकिन मकसद के रिवीजन तो हो रही है ना। एडवांस ऑफ 200,000 रिसीव्ड, ये क्या है? सेल की इंफॉर्मेशन। फ्रॉम भोपाली भैया आर रजिस्टर्ड पर्सन बट MA डिड नॉट इशू द प्रिस्क्राइब्ड एडवांस पेमेंट रिसीट, तो सो व्हाट? अगर आपने सेल की
रिसीट इशू करें या ना करें, ये आपकी सेल गिनी जाएगी। समझ आ गई है? तो आप इसको किस में जाके ऐड करेंगे? सेल सप्लाइज टू रजिस्टर्ड पर्सन में ऐड करेंगे जाके। Insurance claim of 205 received from an insurance company in respect of goods partially damaged paid and the right to dispose of the goods has been given to the insurance company। ठीक है, 2,05,000 की हमने क्या की है? इंश्योरेंस क्लेम मिल गया है, तो ये क्या होगी आपकी? सप्लाइज टू रजिस्टर्ड पर्सन गिनी जाएगी, उसमें जाके ऐड करते हैं। क्योंकि अगर आपकी गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाए तो उसका इनपुट भी क्लेम करेंगे और उसके जो पैसे मिले हैं वो आपकी आउटपुट बन जाएगी। समझ आ गई? MA distributed free sample to prospective registered customer. The value of these samples 105 totally taxable, आपके आउटपुट का हिस्सा बनेंगे। Manufactured goods provided to the employee as employment benefit free of cost FMV, ये भी totally taxable हैं, आपके आउटपुट का हिस्सा बनेंगे। Manufactured goods confiscated by the commissioner on non-payment of income tax demand। अगर आपने किसी शख्स के भी, कमिश्नर के किसी के पैसे देने हैं और वो आपकी चीजें उठा के ले गया, तो वो भी क्या होंगी? आपकी टोटली टैक्सेबल होंगी, आपने उसके ऊपर टैक्स देना है। आपने किसी का कर्जा देना था, वो आपकी चीजें उठा के ले गया, कोई भी ऐसी सिचुएशन है उसके अंदर आपको ये टैक्स देना पड़ेगा। आपके एम्प्लॉइज ले जाएं, आप खुद ले जाएं, किसी को सैंपल कर दें, ये सारी चीजें उसमें आएंगी। 6 which is under appeal, MA could not get stay of tax demand from the commissioner appeal. The commissioner sold these goods through auction for rupees 510 and charged sales tax on such supplies at the rate of 17%. The whole amount included sales tax has been adjusted against the tax demanded, और सारी की सारी अमाउंट एडजस्ट कर ली गई। ठीक है, तो कितनी सेल होगी? वैल्यू कितनी है? 5,10,000 रुपया। उसने बेच के उसको एडजस्ट कर लिया, बाकी 90,000 किसी और जगह से रिकवर कर लेगा वो। इससे हमें पता चला कि कमिश्नर भी हमसे चीजें छीन लेता है, वो कमिश्नर भी हमसे चीजें छीन लेता है। सेल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ऑफ दिस अंडर फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन ऑफ कमोडिटीज एट पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज टोटली टैक्सेबल है। ये आपकी एक अलग से, जैसे स्टॉक एक्सचेंज है ना, इस तरह PMX भी है, पाकिस्तान मर्केंटाइल स्टॉक एक्सचेंज, आपकी एक्सचेंज है ये, मर्केंटाइल एक्सचेंज है, जो जहां पर गुड्स की ट्रेडिंग होती है। अगर PMX को कोई बैंक सप्लाई करेगा तो उसको सप्लाई नहीं माना जाता, लेकिन हम लोग करेंगे तो हम उसको सप्लाई ट्रीट करते हैं। सेल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ऑफ 9010 अंडर मुराबा, ये भी टोटली टैक्सेबल है, दोनों आएंगी इसमें। टैक्सेबल मैन्युफैक्चर्ड गुड्स टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर, ये इंफॉर्मेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि फर्दर टैक्स के लिए, ये सारी इंफॉर्मेशन किस लिए है? फर्दर टैक्स के लिए कि जो हमारी अनरजिस्टर्ड को सप्लाई है उसके ऊपर फर्दर टैक्स लगना है, या ₹200,000 सोल्ड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एंड कंज्यूमर है ना, तो इसके ऊपर हमने फर्दर टैक्स नहीं देना। 350 टू अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इन बलोचिस्तान, ये भी एंड कंज्यूमर है। 95,000 गिफ्टेड टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये भी एंड कंज्यूमर है। 192 अ कॉटेज इंडस्ट्री, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, ये ठीक है। कॉटेज इंडस्ट्री होती है अनरजिस्टर्ड है ना, तो कॉटेज इंडस्ट्री से क्या मुराद है? वो मैन्युफैक्चरर है, एंड कंज्यूमर तो नहीं है। कॉटेज इंडस्ट्रीज आर मैन्युफैक्चरर, अनलेस के एग्जामिनर ये बता दे कि कॉटेज इंडस्ट्री को दिया उसने अपने यूज में लेकर आना था, तो फिर आप फर्दर टैक्स नहीं देंगे। रिमेनिंग सेल्स टू अनरजिस्टर्ड होलसेलर, तो ये भी ठीक है। तो बहरहाल किस किस को माइनस करना आपने? फर्दर टैक्स कैलकुलेट करते हुए इन तीन अमाउंट्स को माइनस करना है, सिर्फ फर्दर टैक्स कैलकुलेट करते हुए। बाकी जो आपके ऊपर अनरजिस्टर्ड को सेल है वो सारी की सारी आनी चाहिए। MA इशूड अ क्रेडिट नोट ऑफ 65,000। देखें, अगर क्रेडिट नोट, सुन लीजिएगा, अगर क्रेडिट नोट सप्लायर इशू करे तो ये होती है सेल्स रिटर्न।
आप सप्लायर थे, आपने ही क्रेडिट नोट इशू किया, तो इसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। और अगर क्रेडिट नोट इशू करे बायर, बायर इशू करे, तो ये उसकी क्या होती हैं, परचेजेस गिनी जाती हैं। अगर बायर इशू करेगा तो उसकी तो परचेज बन जाएगी ना, वो किसी को क्रेडिट दे रहा है, यानी सप्लाई की वैल्यू बढ़ रही है। अगर डेबिट नोट इशू करे बायर, अगर तो डेबिट नोट क्या कौन इशू करे, बायर, तो फिर क्या होंगी, ये परचेज रिटर्न होंगी। और अगर डेबिट नोट इशू करे सप्लायर, तो ये उसकी सेल्स होंगी। ठीक है, अगर सप्लायर डेबिट नोट इशू कर रहा है, जिसने चीजें बेची हैं वो डेबिट नोट दे रहा है, इसका मतलब उसने मजीद सेल की है, उसने मजीद सेल की है। नॉर्मल हालात क्या होंगे, अगर कुछ एग्जाम में मेंशन नहीं, तो क्रेडिट नोट से क्या मुराद है, सेल रिटर्न, और डेबिट नोट से क्या मुराद है, परचेज रिटर्न, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है। MA issued a credit note this as an acknowledgement of a debit note from Halla Gulla Brothers to rectify mistake in HPS sales invoice. The invoice was originally raised in November X5. जी बताएं, ये सप्लायर के तौर पे इशू कर रहा है या बायर के तौर पे इशू कर रहा है? जी बेटा, ये जो उसने क्रेडिट नोट इशू किया है, ये इस टाइम पे सप्लायर है या बायर है? HB's सेल्स इनवाइस, जरा देखिएगा, HB क्या है, सप्लायर, HGB's क्या है, मिस्टेक इन दिस। जरा ध्यान से देखिएगा, आप क्या है यहां पर, हम परचेजर हैं, हम क्या है, परचेजर हैं। हमने इससे हल्ला गुल्ला ब्रदर से कुछ चीजें परचेज की थी और क्रेडिट नोट दे दिया, मजीद इसका मतलब हमने चीजें ली हैं, मजीद परचेज की हैं। यानी बजाय ये बताने के एग्जामिनर कि हमने फर्दर कुछ चीजें परचेज की हैं, प्राइस में इंक्रीज आई है, क्या आई है, प्राइस में इंक्रीज आई है, वो क्या कर रहा है, उसने एक टेक्निकल लैंग्वेज यूज कर दी, उसने क्रेडिट नोट इशू कर दिया। समझ आ रही है? और जब आप क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं, अपने इनपुट को बढ़ा रहे हैं, तो ये विद इन 180 डेज होना चाहिए। कोई इनवाइस इशू हुई, आप उसका इनपुट क्लेम कर चुके हुए हैं, उसकी प्राइस बढ़ गई इनवाइस की किसी वजह से, कि आपके पास चीजें का मॉडल दूसरा आ गया था, इनवाइस गलत थी, उसको इंक्रीज करना मकसद था, उसने डेबिट नोट दिया आपको, आपने क्रेडिट दे दिया, एक्सेप्टेंस। अगर बायर क्रेडिट नोट देगा तो इट मींस कि वो एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं इस बात पर राजी हूं कि मैंने तुम्हें मजीद पैसे देने हैं, मैंने मजीद पैसे तुम्हें देने हैं, मैं राजी हो गया हूं कि ठीक है, मैं उस बात पे राजी हूं। और लॉ कहता है ये 180 डेज के अंदर इशू होना चाहिए। अब देखिएगा, नवंबर है ना, हम फेब में काम कर रहे हैं, 11, 12, 13 तो होता नहीं है, जनवरी, और तो ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम अपनी परचेजेज में क्या कर लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। हाँ, तो वो तो मेंशन नहीं है, इसकी पेमेंट भी बैंकिंग चैनल के थ्रू होनी चाहिए, वो तो मेंशन नहीं है, तो हम अज्यूम करेंगे ये ठीक है। डेबिट नोट हैज बीन इशू टू पान गुटका लिमिटेड, ये डेबिट नोट आ गया जी। आप डेबिट कब किसी को करते हैं, जब उसके अकाउंट को बढ़ा रहे होते हैं ना, फेवर लेने के लिए डेबिट नोट इशू किया जाता है। कंपनी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज फॉर द रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज इन मंथ ऑफ मे अमाउंटिंग ₹89,000। ठीक है, आपने डेबिट नोट इशू किया फॉर रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज्ड, ये क्या हो रही है, परचेज रिटर्न हो रही है, ध्यान से सुनना, क्या हो रही है, परचेज रिटर्न, कब, इन द मंथ ऑफ मे में।
आपने चीजें वापस कर दी हैं, अब क्या कर दी हैं, और उसको डेबिट नोट दे दिया, तो ये क्या होंगी आपकी परचेजेस रिटर्न्स। परचेजेस रिटर्न इसको गिना जाएगा। अब सुनिएगा, आप परचेजेस रिटर्न आपके टैक्स को बढ़ाती हैं कम करती हैं? परचेजेस रिटर्न आपके सेल्स टैक्स को बढ़ाती हैं कम करती हैं? परचेज आपके सेल्स टैक्स को बढ़ाती है कम करती है? कम करती है। जितना ज्यादा परचेज होगी उतनी ज्यादा आपकी सेल्स टैक्स कम होगी। समझ आ रही है? तो परचेज रिटर्न क्या करेगी, सेल्स टैक्स लायबिलिटी को बढ़ाएगी कम करेगी? बढ़ाएगी। ये जरा अटेंडेंस लगा रहे हैं। एग्जामिनेशन ऑफ द क्रेडिटर्स लेजर रिवील्स, ये क्या है? क्रेडिटर लेजर से क्या मुराद है? पेमेंट का इशू आ गया, क्या हमने पेमेंट इसको 180 डेज में कर दी है या नहीं कर दी। इसका ताल्लुक आपकी परचेजेस के साथ है, इनपुट के साथ है। An amount of 80,000 is still outstanding on account of purchases made from an unregistered person since 22/8/X5. Purchases from unregistered person हमने की हैं, तो इसका तो कोई इम्पैक्ट है ही नहीं। रजिस्टर्ड से होती है और 180 डेज के अंदर पेमेंट ना करते हैं तो फिर तो रिवर्स, जिसका इनपुट ही नहीं क्लेम कर सके हम, उसका पेमेंट का क्या ताल्लुक है? भी जिसका इनपुट ही नहीं क्लेम किया हमने, कर ही नहीं सकते, उसका परचेज के साथ भी कोई ताल्लुक, इस लाइन का कोई हमारे साथ ताल्लुक नहीं है। अब परचेज इनवॉइस ऑफ 92 फ्रॉम अ रजिस्टर्ड पर्सन डिस्क्लोज इन दिसंबर इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। हमने की थी, देखिएगा, दिसंबर हमने उसमें डाल दी थी परचेज इनवॉइस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन डिस्क्लोज इन दिसंबर। तो दिसंबर में क्रेस्ट ने क्या किया होगा, डिस्क्रिपेंसी डिक्लेयर कर दी होगी। समझ आ गई? उसके बाद हमें जनवरी में कहा गया होगा कि भाईजान उसे कांटेक्ट करें, हमने नहीं किया, अभी तक वो पेंडिंग है। अगर असूलन इसकी पिछले महीने में रिवर्सल पड़ जानी चाहिए थी, बल्कि सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली डाल देता है रिवर्सल। इसकी सॉफ्टवेयर क्या करता है, ऑटोमेटिकली रिवर्सल। अभी तक अगर उसने नहीं डाली तो यहां पर इसकी रिवर्सल पड़ जाएगी। हम क्या करेंगे, अपने इनपुट को माइनस कर देंगे इस अमाउंट के साथ। समझ आई? हमने दिसंबर में इनवॉइस शो की थी, अभी तक जिससे माल खरीदा है उसने अभी तक इसकी आउटपुट नहीं शो की हुई। तो दिसंबर में सॉफ्टवेयर ने शराफत के साथ कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, लेकिन जिससे तुमने माल परचेज किया है उसको कहो कि भाई आप अपनी सेल डिक्लेयर करें। उसने अभी तक सेल डिक्लेयर नहीं की, तो अब क्या करना है, रिवर्सल डाल देंगे। MA is also required to pay the amount of arrears, surcharge, penalty, this and ये सारी की सारी अमाउंट जो है, ये हमारा जो जीरो रेटेड का रिफंड होगा उसमें से आपने लेस कर देनी है। क्योंकि लॉ जो है वो ये कहता है कि आपका जो रिफंड होगा उसमें से जो होंगी पेनल्टीज, एरियर, सरचार्ज, किसी भी एफबीआर के 5 टैक्सेस है ना, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एफईडी, सीवीटी और कस्टम ड्यूटी, ये उसमें से माइनस हो जाएंगे। समझ आ रही? अगर रिफंड नहीं है पेपर में, दोबारा सुन लें, अगर एग्जाम में रिफंड ही नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, सिर्फ वो सरचार्ज जो सिर्फ सेल्स टैक्स का है वो टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना है। दोबारा सुन लें, अगर रिफंड है तो उस रिफंड में से सारी पेनल्टीज वो माइनस कर दें, और अगर आपके क्वेश्चन में रिफंड मौजूद नहीं है तो फिर सिर्फ सेल्स टैक्स को जाके जो है वो टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दें, क्योंकि कस्टम वाला कस्टम में आप देंगे, इनकम टैक्स वाला इनकम टैक्स में देंगे जाके। सेल्स टैक्स ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम जनवरी अमाउंटिंग रुपीज 248, ये आपके इनपुट का हिस्सा बन जाएगा। दिस अमाउंट वाज इंक्लूसिव ऑफ इनपुट ऑफ 120 पेड ऑन अ केमिकल व्हिच कुड नॉट बी यूज्ड बिफोर द एक्सपायरी डेट एंड वाज कॉन्सिक्वेंटली डिस्ट्रॉयड। जो आप एसिड को डिस्ट्रॉय करेंगे खुद एक्सपायर होने के बाद, उसका आप इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। समझ आ गई?
जो एसेट आप डिस्ट्रॉय कर देंगे उसका आप इनपुट क्लेम नहीं कर सकते एक्सपायर होने के बाद। तो लिहाजा हम क्या करेंगे कि इस 245 में से 120 जो डिस्ट्रॉय हो गया वो माइनस करके बाकी, चूंकि ये ब्रॉड फॉरवर्ड आ गया ना हमारा, तो आप इसको इनपुट में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इनपुट होता है ना जो ब्रॉड फॉरवर्ड होता है आपका इनपुट का हिस्सा बनता है ना, आपका जो ब्रॉड फॉरवर्ड होके आता है वो आपके इनपुट का अपॉर्चनमेंट के बाद ये क्वेश्चन में जाती है, यानी इसका इंपैक्ट कहाँ जाता है, आपके डायरेक्ट क्वेश्चन में जाता है। अंडरस्टैंड? अच्छा, अब आपने ये क्वेश्चन सिर्फ एक नजर देखना है, प्रैक्टिस इसकी नहीं करनी। एक मिनट, वर्किंग ऑफ टैक्सेबल परचेजेस, ये हमारी किसमें से आ गई, क्वेश्चन में से। इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, देखें यहाँ पर हमने कस्टम ड्यूटी को क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी डायरेक्ट उसको ऐड कर दिया इनपुट के अंदर। ऐड क्रेडिट नोट इशू टू इंक्रीज परचेजेस, ये भी आ गया हमारे पास, इनपुट की इंफॉर्मेशन आ गई। आप ऐसे भी एग्जाम में कर सकते हैं कि आप इन अमाउंट्स का डायरेक्ट 17% ले लेके यहाँ करते जाए और इनका 17% ले लेके माइनस करते जाए, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं। और आपको जैसे इस क्वेश्चन में लगा कि यार यहाँ पर तो बहुत सारी कैलकुलेशंस होनी है, तो यहाँ पहले प्लस माइनस करके फिर 17% ले लें, दोनों काम ठीक है, कोई इशू नहीं है। हाँ, अगर कस्टम ड्यूटी दी होती तो फिर इसको हम ऐसे करते, तो हाँ अगर कस्टम ड्यूटी दी होती इस क्वेश्चन के अंदर कि दिस अमाउंट इज सब्जेक्ट टू 10% कस्टम ड्यूटी, तो फिर क्या करते हम इसका इंटू 1.10, 10% है ना, 110% हो गया, फिर उसका 17% लेना था। समझ आ गई? और अगर वैल्यू में ऐड करना था तो 17% ना लें, डायरेक्ट इसका 110% इधर ऐड कर देते, फिर नीचे जाके 17% ले लेते। यानी अगर कस्टम ड्यूटी बताया जाए तो फिर आपने ऐड करनी है उसके अंदर। लेस परचेजेस फॉर ऑफिस इक्विपमेंट माइनस कर दी, लेस परचेजेस ऑफ सैनिटरी पाइप्स माइनस कर दिए, विदाउट एडवांस विदाउट रिसीट हो गई, परचेजिंग मशीनरी सेपरेट कंसीडरेशन, ये इस पे अलग टैक्स कैलकुलेट करेंगे, इनवाइस किसी और के नाम पे थी माइनस हो गई, ठीक है। परचेजेस फ्रॉम बाप दादा लिमिटेड, इसकी भी कोई रीजन होगी, बंगाली बाबू कैश में ली थी, इसको भी माइनस कर दिया, टेम्पररी रजिस्टर्ड था, इसने फेक इनवाइस दी हमें, चर्सी सस्पेंडेड था, चर्च पी के सोया हुआ था, पेमेंट कर दी कैश में, इसको भी, तो ये माइनस करके ये हमारे पास अमाउंट आ गई। ठीक है जी, एक ये अमाउंट आ गई हमारे पास। उसके बाद है इनपुट टैक्स ऑन दिस, डायरेक्ट आप एग्जाम में बजाय नीचे करने के इसका 17% यहाँ लिख दें, तो आपके पास आ जाएगा 429563। एड सेल्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, देखें ये 90% लिया हुआ है ना, तो उसमें वो यहाँ ऐड कर दें 207000 वर्किंग शो करवा के, सेल्स टैक्स जो है उसका बिल जो है वो आपने ऐड करना है। ये अलग थी, ये अलग अमाउंट थी, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारी हो गई टोटल 7, इसको कहेंगे कॉमन इनपुट टैक्स, ठीक है। ये वर्किंग 1 हो गई और प्लांट का आ गया, ठीक हो गया। इसको बेशक आप एग्जाम में कर सकते हैं, वर्किंग 1A भी लिख सकते हैं। अब नीचे अपोर्शनमेंट में आ जाए, अपोर्शनमेंट में टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन, ये थी, इसमें ये 97,000 क्यों निकाला था, इसकी वजह होगी, मार्कअप इसमें से माइनस कर दिया हमने, ठीक है। इसकी वर्किंग एग्जाम में शो करनी है 208K माइनस 20K, यानी क्योंकि ये वाली फिगर एग्जाम में गिवन नहीं है ना, तो बताना है ये 8,000 मैंने कैसे कैलकुलेट किया हुआ। थर्ड शेड्यूल आइटम जो थी उसका 60 का जो डिफरेंस था वो भी हमने ऐड कर दिया, जो कम था, वो डिस्काउंटेड प्राइस पे थी ना, तो डिस्काउंट को ऐड बैक कर दिया उसके अंदर। स्पेशल डिस्काउंट टू बेचारा, उसको भी ऐड कर दिया। टैक्सेबल सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, और इसमें से हमने क्या किया, गिफ्ट टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये एग्जाम थी, सॉरी ये क्या थी, गुड्स। 5th शेड्यूल की आइटम्स हैं, ये एग्जाम थी, ये माइनस कर दी। एडवांस फ्रॉम भोपाली भैया, ये हमने ले लिया हुआ एडवांस। सप्लाई ऑफ गुड सब्जेक्ट टू एक्स्ट्रा टैक्स,
ये भी माइनस होनी पर अब हमारे सिलेबस में नहीं है। एक्स्ट्रा टैक्स यानी उस पर नॉर्मल भी है, एक्स्ट्रा टैक्स भी है। तो इंश्योरेंस क्लेम ये भी हमारी सप्लाई गिनी जाएगी। सैंपल्स टैक्सेबल सप्लाईज हैं, एम्प्लॉयज टैक्सेबल हैं, कमिश्नर 5,10,000 की ये भी टैक्सेबल है, मुराबहा की ये भी टैक्सेबल है, वो दूसरी भी आनी थी। नॉर्मल टैक्सेबल सप्लाईज हमारे पास ये आ गई, एक्सपोर्ट हो गई ये वाली, और सप्लाई टू डिप्लोमेट ये हो गई। टोटल हमारे पास जीरो रेटेड ये हो गई, नॉर्मल ये हो गई हमारे पास। इसको आपने इस तरह कर लेना है। एग्जेम्प्ट सप्लाईज, गिफ्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स टू द हॉस्पिटल, एक्सपोर्ट टू अफगानिस्तान बाय लैंड रूट, ये एग्जेम्प्ट है, ये नॉर्मल नहीं। अच्छा ये एग्जेम्प्ट है, चलें। एग्जेम्प्ट सप्लाईज हमारे पास टोटल ये हो गई, और ये यहाँ आपने एग्जाम में लिखना है वर्किंग 1, और अगर इसका भी कोई रेफरेंस है तो वर्किंग 1A, उसकी अपोर्शनमेंट हमने कर दी। अब क्वेश्चन में आ गए टैक्स लायबिलिटी। अब हमारे पास ये जो अमाउंट थी ये डायरेक्ट आप यहाँ पर उठा के ले आए, अब दोबारा इतना लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ये आ गई हमारे पास। इसमें कोई सेल्स रिटर्न थी नहीं थी ना? अच्छा एक बात याद रखें, यहाँ पर आपने एग्जाम के अंदर सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स भी लिखनी होती है, सप्लाई ऑफ एग्जाम्प्ट गुड्स भी, और जीरो रेटेड भी, ये तीनों लिखनी है आपने। इस क्वेश्चन में तो सिर्फ ये वाली अमाउंट है ना, बाकी जाहिर बात है कि नील नील आएगा, लेकिन आपने वो तीनों को लिखना होता है क्योंकि वो कहता है शो ऑल रेलेवेंट एक्सक्लूजन एंड एग्जेम्पशन, तो आप आउटपुट लिखेंगे। लेस इनपुट टैक्स ऑफ करंट पीरियड, ब्रॉड फॉरवर्ड हमारे पास आ गया, ठीक है। अच्छा यहाँ 90% का रूल लिखना था हमने, लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि अगर हमारी जीरो रेटेड सप्लाईज टोटल सप्लाईज का 50% से ज्यादा हो जाए, वो कितनी है, ये दोनों, इन दोनों का टोटल करके उस पे इसको डिवाइड करना है इस अमाउंट को। तो देखना है कि क्या ये 50% नजर आ रहा है कि 50% से ज्यादा नहीं है, तो आपने यहाँ लाजमी लिखना है 90% ऑफ दी आउटपुट टैक्स 1387200। तो इस अमाउंट को इसके साथ कंपेयर करके फिर यहाँ लिखना है। अप्लाई हो रहा है तो लाजमी ये लिखना आपने एग्जाम के अंदर और 90%, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि इसको इस रूल का पता है। लेस इनपुट टैक्स ऑन प्लांट, इसको ब्रैकेट में लिखना आपने। फर्दर टैक्स ये गलती से ये 3% होना चाहिए। इसमें से देखें कि वो जो आपने एंड कंज्यूमर को बेची थी और एग्जाम थी सारी की सारी माइनस कर दी, तो ये अमाउंट ठीक करनी है हमने। सेल्स टैक्स रिफंडेबल ऑन जीरो रेटेड सप्लाईज, इसके आगे आपने रेफरेंस देना है वर्किंग 2 का, जहां से अपोर्शनमेंट करके लेके आए हैं, और इसमें से सरचार्ज इसकी वो तमाम अमाउंट प्लस करके बतानी है कि ये 55,000 कैसे आया, और ये इसको लिखना है आपने सेल्स टैक्स रिफंडेबल की, इसको भी डबल लाइन, इसको भी डबल लाइन से क्लोज करना। ये एक छोटा सा क्वेश्चन था हमारे पास। हाँ इन्होंने कहा है कि कुछ, जी सुनिएगा, इन्होंने कहा है कुछ आइटम्स ऐसी थी जो रह गई थी, एक रह गई थी जो बेवरेजेस का था, उसकी परचेज भी गिवन थी और सेल्स भी गिवन थी, ऐसे ही था ना, उसको यहाँ आना चाहिए था। यानी आप आउटपुट में लिखेंगे यहाँ सेल ऑफ थर्ड शेड्यूल आइटम्स, वो क्या किया खालिद साहब ने इधर डाल दी हुई है कहीं, वो इसके अंदर ही वो डाल गए, लेकिन मेरे ख्याल में उसकी जिसकी सेल और परचेज अलग से गिवन है उसको यहाँ नहीं आना चाहिए, उसको यहाँ आना चाहिए। यानी ऊपर आप उसमें से माइनस करेंगे, वो मेरा ख्याल 1 लाख रुपए की आइटम थी और उसकी जो सेल प्राइस थी वो 1,32,000 रुपए थी, ऐसे ही है ना, तो उसकी आउटपुट हमें यहाँ अलग से लिखनी थी और उसकी इनपुट जो था वो इनपुट का हिस्सा बनानी थी। जो थर्ड शेड्यूल की आइटम का इनपुट आउटपुट गिवन था वो नॉर्मल में हमने नहीं ऐड करनी, क्योंकि उसकी दोनों चीजें हमें अलग से पता है, उसको पोर्शन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। सेक्शन 8B की एक एक्सेप्शन है कि अगर आपकी जीरो रेटेड सप्लाईज आपकी टैक्सेबल सप्लाईज का 50% से ज्यादा हो जाए तो 90% का रूल नहीं लगता। तो उसका तरीका ये है कि आप एग्जाम में इसको ऐड करें, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 11,360,000, ये टैक्सेबल सप्लाईज आ गई ना, इस पे इस अमाउंट को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आंसर 50% से कम है, तो लिहाजा यहाँ पर 90% का रूल अप्लाई हो रहा है। अगर ये उससे ज्यादा होता तो फिर ये 90% का रूल अप्लाई नहीं होना था। ये इसका तरीकेकार था।
वो भी आनी चाहिए, वो भी टैक्सेबल है, वो इसमें नहीं है, वो आनी चाहिए। मैंने बताया कि ये क्वेश्चन जो है वो बेसिकली